दोस्तों स्वागत है आपका इनसाइट नॉलेज की एक और नई वीडियो में। इस वीडियो में डिफेंस और वर्ल्ड अफेयर से जुड़ी दो बड़ी खबरों के ऊपर बात करेंगे, जिसमें पहली खबर अमेरिका से आ रही है और भारत की सबसे बड़ी समस्या को अब फाइनली अमेरिका एड्रेस करना शुरू कर चुका है और भारत के अंदर अपने इंजन की प्रोडक्शन लाइन स्थापित करने का फैसला अमेरिका ने लिया है। इस खबर के ऊपर आगे बात करेंगे। इसके अलावा नेपाल के प्रधानमंत्री ने एक बड़ा यू टर्न लिया है और अब भारत के एम्बेसडर से बातचीत करने के लिए नेपाल के प्रधानमंत्री राजी हुए हैं, जिन्होंने पिछले महीने मना कर दिया था मिलने से। चलिए जानते हैं इन दोनों खबरों के बारे में इस वीडियो में डिटेल में। तेजस मार्क 1A की सबसे बड़ी परेशानी अब खत्म होने वाली है। जिस इंजन की कमी ने भारतीय वायुसेना के नए लड़ाकू विमान की डिलीवरी को वर्षों तक धीमा रखा, अब उसी को लेकर बड़ी खुशखबरी सामने आई है। भारत के स्वदेशी लड़ाकू विमान तेजस मार्क 1A कार्यक्रम को लेकर एक बड़ा अपडेट सामने आया है। अमेरिकी कंपनी GE एरोस्पेस ने घोषणा की है कि उसने F404 IN20 टर्बोफैन इंजन के लिए एक अलग और समर्पित प्रोडक्शन लाइन शुरू कर दी है। इसका सीधा फायदा भारत के तेजस मार्क 1A कार्यक्रम को मिलने वाला है, क्योंकि पिछले कुछ वर्षों से सबसे बड़ी समस्या इंजन की सप्लाई में देरी थी। इसी वजह से हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड यानी HAL तय समय पर विमान बनाकर भारतीय वायुसेना को नहीं सौंप पा रही थी। दरअसल तेजस मार्क 1A के कई विमान उत्पादन के अलग अलग चरणों में तैयार थे, लेकिन उनके लिए इंजन समय पर उपलब्ध नहीं हो रहे थे। नतीजा ये हुआ, विमान तैयार होने के बावजूद उनकी अंतिम असेंबली और डिलीवरी रुक गई। यही कारण था कि पूरे कार्यक्रम की गति प्रभावित हुई और भारतीय वायुसेना को नए लड़ाकू विमान मिलने में देरी होती रही। अब GE एरोस्पेस का कहना है कि उसने भारत की जरूरतों को ध्यान में रखते हुए F404 IN20 इंजन के लिए विशेष उत्पादन लाइन बनाई है। कंपनी का लक्ष्य इस साल के अंत तक 20 से 22 इंजन भारत को सौंपने का है। इसके बाद अगले साल लगभग 30 इंजन देने की योजना है। अगर ये लक्ष्य समय पर पूरा होता है तो HAL को लंबे समय से चली आ रही इंजन की कमी से काफी राहत मिलेगी और तेजस मार्क 1A की डिलीवरी तेज हो सकेगी। भारत इस समय F404 IN20 इंजन का सबसे बड़ा ग्राहक बन चुका है। भारतीय वायुसेना पहले ही 83 तेजस मार्क 1A लड़ाकू विमानों का ऑर्डर दे चुकी है। इसके बाद सरकार ने 97 अतिरिक्त विमानों की खरीद को भी मंजूरी दे दी है। यानी कुल मिलाकर भारत को 180 तेजस मार्क 1A विमान मिलने हैं। हर विमान के लिए एक इंजन के साथ साथ कई अतिरिक्त स्पेयर इंजन भी जरूरी होते हैं, ताकि भविष्य में रखरखाव और संचालन में कोई परेशानी ना आए। इतने बड़े ऑर्डर की वजह से GE एरोस्पेस ने भारत के लिए अलग उत्पादन क्षमता विकसित करने का फैसला लिया। इस साल मिलने वाला 20 से 22 इंजन उन विमानों को पूरा करने में मदद करेंगे जो अभी तक इंजन का इंतजार कर रहे हैं। वहीं अगले साल 30 इंजन मिलने के बाद HAL अपनी उत्पादन क्षमता को और बेहतर तरीके से बढ़ा सकेगा। इससे भारतीय वायुसेना को नए लड़ाकू विमान पहले की तुलना में तेजी से मिल सकेंगे। सिर्फ इंजन की सप्लाई ही नहीं, HAL भी अपनी तरफ से तेजस मार्क 1A कार्यक्रम को मजबूत बनाने में जुटा हुआ है। कंपनी अपनी उत्पादन क्षमता बढ़ाने के लिए कई असेंबली लाइन पर काम कर रही है। इसके साथ ही तेजस मार्क 1A में उत्तम आईसा रडार, आधुनिक इलेक्ट्रॉनिक वारफेयर सिस्टम और स्वदेशी हथियारों के बेहतर एकीकरण पर भी काम चल रहा है। इन सभी बदलावों से ये विमान पहले से कहीं अधिक सक्षम और आधुनिक बनने वाला है। इसका असर सिर्फ भारतीय वायुसेना तक सीमित नहीं रहेगा। यदि इंजन की उपलब्धता नियमित हो जाती है तो भारत के लिए तेजस विमान का निर्यात करना भी आसान हो सकता है। कई देशों ने तेजस में रुचि दिखाई है, लेकिन किसी भी रक्षा सौदे में समय पर डिलीवरी सबसे महत्वपूर्ण होती है। इंजन की कमी दूर होने से भारत की विश्वसनीयता बढ़ेगी और भविष्य में निर्यात के लिए अवसर भी खुल सकेंगे। हालांकि F404 इंजन का इस्तेमाल मुख्य रूप से तेजस मार्क 1A तक ही सीमित रहेगा। भारत के अगली पीढ़ी के लड़ाकू विमान GE F414 IN-S6 इंजन लगाया जाएगा। वहीं भारत का 5वीं पीढ़ी का MK लड़ाकू विमान शुरुआती चरण में इसी F414 इंजन का उपयोग करेगा। बाद में योजना है कि MK के उन्नत संस्करणों में पूरी तरह स्वदेशी और अधिक ताकत वाला इंजन लगाया जाए, जिस पर भारत लगातार काम कर रहा है। कुल मिलाकर देखें तो GE एरोस्पेस की नई प्रोडक्शन लाइन तेजस मार्क 1A कार्यक्रम के लिए एक महत्वपूर्ण कदम साबित हो सकती है। यदि इंजन की सप्लाई तय समय के अनुसार होती है तो भारतीय वायुसेना को नए लड़ाकू विमान तेजी से मिलेंगे। HAL का उत्पादन भी गति पकड़ेगा और भारत की रक्षा निर्माण क्षमता को भी बड़ा समर्थन मिलेगा। अब देखना होगा कि क्या GE एरोस्पेस अपने तय लक्ष्य के अनुसार इंजन समय पर भारत को दे पाती है और क्या तेजस मार्क 1A की डिलीवरी वास्तव में तेज हो जाती है। बढ़ते हैं अगली खबर की तरफ। नेपाल की राजनीति और
विदेश नीति से जुड़ी एक बड़ी खबर सामने आई है। नेपाल के प्रधानमंत्री बालेन शाह अब भारत और चीन के राजदूतों से अलग अलग 1-on-1 बैठक करने जा रहे हैं। खास बात यह है कि प्रधानमंत्री बनने के बाद से उन्होंने एक नियम बना रखा था कि वह किसी भी विदेशी राजदूत या वरिष्ठ अधिकारियों से अकेले मुलाकात नहीं करेंगे, लेकिन अब करीब 4 महीने बाद उन्होंने अपना ये फैसला बदलने का संकेत दिया है। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक इस सप्ताह बालेन शाह की भारत के राजदूत नवीन श्रीवास्तव और चीन के राजदूत झांग से अलग अलग मुलाकात होने की संभावना है। बताया जा रहा है दोनों बैठकें एक ही दिन आयोजित की जाएंगी। इसके पीछे मकसद ये संदेश देना है कि नेपाल के लिए भारत और चीन दोनों समान रूप से महत्वपूर्ण है और सरकार किसी एक देश के पक्ष में झुकाव नहीं रखना चाहती। बालेन शाह इस साल मार्च में प्रधानमंत्री बने थे। उन्हें खास तौर पर युवाओं और जनरेशन जेड का मजबूत समर्थन मिला था, लेकिन सत्ता संभालने के बाद उनके शुरुआती 100 दिनों में ही कई चुनौतियां सामने आ गई। भारत नेपाल सीमा पर कस्टम ड्यूटी लागू करने को लेकर विरोध प्रदर्शन हुए। वहीं एक राइड शेयर चालक द्वारा आत्मदाह की घटना के बाद भी सरकार को भारी आलोचना का सामना करना पड़ा। इन घटनाओं ने उनकी सरकार पर लगातार दबाव बनाए रखा। प्रधानमंत्री बनने के बाद बालेन शाह ने पारंपरिक कूटनीतिक व्यवस्था से अलग रास्ता अपनाया। उन्होंने भारत, चीन और अमेरिका सहित कई देशों के वरिष्ठ अधिकारियों से व्यक्तिगत मुलाकात करने से इनकार कर दिया। रिपोर्ट्स के अनुसार उन्होंने भारत के विदेश सचिव विक्रम मिश्री, चीन के वरिष्ठ प्रतिनिधियों और अमेरिका के अधिकारियों से भी अलग से मुलाकात नहीं की। उनकी जगह उन्होंने कई बार सभी विदेशी राजदूतों के साथ सामूहिक बैठक की, लेकिन किसी एक देश के प्रतिनिधि से व्यक्तिगत बातचीत से बचते रहे। हालांकि इस दौरान एक अपवाद भी देखने को मिला। जुलाई में एशियाई विकास बैंक यानी एडीबी के अध्यक्ष मसांतो कांडा नेपाल दौरे पर आए थे, जिनसे बालेन शाह ने व्यक्तिगत मुलाकात की थी। इसके अलावा उन्होंने अपने बनाए नियम का पालन जारी रखा, लेकिन इस फैसले की नेपाल के भीतर और बाहरी दोनों जगह आलोचना होने लगी। कई पूर्व राजनयिकों, विदेश नीति विशेषज्ञों और वरिष्ठ पत्रकारों का कहना था कि नेपाल जैसे देश के लिए प्रमुख साझेदार देशों के प्रतिनिधियों से संवाद बनाए रखना बेहद जरूरी है। उनका मानना था कि व्यक्तिगत मुलाकात से इंकार करना कूटनीतिक दृष्टि से सही संदेश नहीं देता और इससे नेपाल के हित प्रभावित हो सकते हैं। नेपाल के प्रमुख अखबारों ने भी इस मुद्दे पर खुलकर लिखा। उनका कहना था कि नेपाल को अपनी संप्रभुता और स्वतंत्र विदेश नीति बनाए रखनी चाहिए, लेकिन साथ ही भारत, चीन और अमेरिका जैसे महत्वपूर्ण साझेदार देशों के साथ संवाद भी बनाए रखना जरूरी है। नेपाल की भौगोलिक स्थिति ऐसी है कि उसे दोनों पड़ोसी देशों के साथ संतुलित संबंध रखने पड़ते हैं, इसीलिए किसी भी तरह की दूरी या गलत संदेश भविष्य में मुश्किलें पैदा कर सकता है। रिपोर्ट्स के अनुसार बालेन शाह को अपनी सरकार के कुछ वरिष्ठ मंत्रियों ने भी उन्हें सलाह दी थी कि वह भारत, चीन और अमेरिका के अधिकारियों से नियमित रूप से मुलाकात करे। वित्त मंत्री और विदेश मंत्री ने भी इस दिशा में सुझाव दिए थे, लेकिन शुरुआती महीने में प्रधानमंत्री ने अपने फैसले में कोई बदलाव नहीं किया। अब ऐसा माना जा रहा है कि लगातार मिल रही सलाह, बढ़ती आलोचना और व्यवहारिक जरूरतों को देखते हुए बालेन शाह ने अपनी रणनीति में बदलाव करने का फैसला लिया है। उनके करीबी सहयोगियों का कहना है प्रधानमंत्री पिछले कुछ हफ्तों से अलग अलग क्षेत्रों के लोगों से लगातार मुलाकात कर रहे हैं और अब विदेशी राजदूतों से भी संवाद बढ़ाने का समय आ गया है। स्वाभाविक रूप से इसकी शुरुआत भारत और चीन से की जा रही है, क्योंकि नेपाल की विदेश नीति में दोनों देशों का सबसे महत्वपूर्ण स्थान है। बहरहाल दोस्तों, नेपाल के प्रधानमंत्री के इस यूटर्न पर अपनी राय कमेंट बॉक्स में लिखकर बताइएगा। डेली ऐसी वीडियो के लिए नीचे दिए गए सब्सक्राइब बटन को प्रेस कर बेल आइकन को जरूर दबा लें। फिर मिलेंगे ऐसी एक नई वीडियो के साथ। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।